देखिए, मनुष्य जीवन के आरंभ से ही मनुष्य एवं पर्यावरण में आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है। मनुष्य का जीवन क्योंकि प्रकृति पर ही निर्भर करता है और उसके अस्तित्व के लिए ही प्राकृतिक परिवेश जो है वो अनिवार्य है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ कहा गया है। पृथ्वी माता के रूप में ही संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का पालन पोषण करती है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार धरती भी माँ है और वो सभी जीवों का पालन पोषण करती है और इसका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। भारतीय समाज आदिकाल से पर्यावरण संरक्षक की भूमिका निभाता रहा और जैन धर्म में तो अहिंसा को परमार्थ मानते हुए जीव संरक्षण को बहुत ही आवश्यक बताया गया है। राजस्थान के विश्नोई संप्रदाय जो 20+9 विश्नोई 29 सूत्रों को मानते हैं और ये सूत्र प्रकृति संरक्षण हेतु बहुमूल्य हैं। और 21 सितंबर 1730 को राजस्थान के खिजड़ेली गांव में विश्नोई समाज के 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति यह कहते हुए दे दी थी कि सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात हमारे सिर के बदले अगर वृक्ष जीवित रहता है तब भी हम इसके लिए तैयार हैं। यानी अब हम ये ने देखा है कि प्रकृति और जो मनुष्य उसका संबंध कितना घनिष्ठ है और प्रकृति का संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्तमान में मनुष्य प्रगति की ओर उन्मुख है और वो प्रतिदिन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति करके विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निरंतर उन्नति के परिणाम स्वरूप जो है विकास बढ़ता जा रहा है और दूसरी ओर यही विकास की जो गति है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो रही है और इस विकास के कारण हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। वनों की कटाई, वनस्पति व जीवों के संबंधों में कमी, औद्योगिकरण, शहरीकरण में वृद्धि और तकनीकी का अप्रत्याशित प्रसार, जनसंख्या विस्फोट, परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाले रेडियोधर्मी ईंधन की राख, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर आपका एक प्रश्न बनता है कि पर्यावरण का प्रदूषण जो है वो किस कारण से बढ़ रहा है। तो हमें इसमें यही सब बताना है कि वनों की कटाई, वनस्पति व जीवों के संबंध में कमी, औद्योगिकरण, शहरीकरण में वृद्धि, तकनीकी का अप्रत्याशित प्रसार, जनसंख्या विस्फोट और परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाले रेडियोधर्मी ईंधन की जो राख और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भी जो है प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रकृति के दोहन के कारण जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसमें प्रकृति कब तक मनुष्य का साथ दे पाएगी, यह अनुमान लगाना बहुत ही अधिक कठिन है, क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित करने में ये सभी सारे कारण जो है उत्तरदायी रहे हैं और हमें इन पर रोक लगाएंगे तभी जो है हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। धरती का तापमान निरंतर बढ़ते रहने से ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तो आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि धरती का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व के सामने जो है एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। एक और जहाँ दुनिया की आबादी बढ़ रही है, दूसरी ओर आबादी बढ़ने से कृषि योग्य भूमि का न केवल क्षेत्रफल कम होता जा रहा है अपितु जो है मृदा की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। अब देखिए, जैसे आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आबादी के बढ़ने से क्या हुआ कि कृषि योग्य जो भूमि है उसका क्षेत्रफल कम हो गया क्योंकि लोगों की बसावट हो गई और इससे क्या हुआ
कि जो है मृदा की जो है उर्वरा शक्ति भी जो है कम हो गई, पशुओं हेतु चारागाहों की जो है कमी आ गई और दूध उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। कृषि उत्पादन में कमी से बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवा पाना सभी देशों की सरकारों के समक्ष एक मुख्य चुनौती है। तो देखिए, पहली चुनौती तो हमारे सामने ये है ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि धरती का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर क्या है कि आबादी बढ़ रही है। जनसंख्या के बढ़ने से क्या है कि कृषि योग्य भूमि कम हो गई, इसके साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई, पशुओं के लिए चारागाह कम हो गए और इसके साथ ही जो है कृषि के उत्पादन में जो है कमी आई है, जिसके परिणाम से जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए भी खाद्यान्न की समस्या एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो दो चुनौती आपको भी बताइए। और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2016 के अनुसार जो विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। तो ये देखिए 2016 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो विकासशील देश हैं उनके विकासशील देशों की करीब 1 अरब 20 करोड़ जो जनता है उसको स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और यहाँ की 2 अरब 60 करोड़ आबादी जो है वो साफ सुविधा से वंचित रहने के कारण 30 लाख से अधिक बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं और विश्व में 97% जल महासागरों व समुद्रों के खारे जल के रूप में विद्यमान है, जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपयुक्त है, उसका हम किसी भी रूप में उपयोग नहीं कर सकते। तो देखिए, ये अभी आपको बताया कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। उसमें आपको ये बताया है कि भाई पर्यावरण जो है किस कारण से बिगड़ रहा है, क्या कारण है वो आपको बताएं और आपको 2 चुनौतियां हैं वो भी बताइए, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपके देखिए 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है और विश्व के समक्ष कौन सी 2 चुनौतियां हैं, ये 2 प्रश्न बने आपके। और अब हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और इसे कम करने के लिए दुनिया भर में प्रयास जारी है। ग्लोबल वार्मिंग जो है आज एक सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या का सामना करने के लिए दुनिया भर में जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु समस्या कम होने की बजाय साल दर साल जो है बढ़ रही है। ये समस्या कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ते जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग से पहले हमें ग्रीन हाउस प्रभाव को समझना होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस उस कमरे को कहते हैं, ग्रीन हाउस उस कमरे को कहते हैं जिसमें पौधे पैदा किए जाते हैं और इस कक्ष की जो दीवारें हैं वो ऊष्मारोधी पदार्थों तथा छत ऐसी कांच की दीवारों से बनी होती है जिसमें सूर्य का प्रकाश व ऊर्जा पौध घर में प्रवेश कर जाए। तो अभी हमें देखना है ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, जी हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस उस कमरे को कहते हैं जिसमें कि पौधे पैदा किए जाते हैं और इस कक्ष की जो दीवारें होती हैं वो ऊष्मारोधी पदार्थ और छत ऐसे जो है कांच की दीवारों से बनी होती है जिसमें कि सूर्य का प्रकाश व ऊर्जा पौध घर में प्रवेश कर जाए, किंतु ऊष्मा बाहर नहीं निकल सके। ऊष्मा पौध घर में ही रहे और ऊष्मा जो है बाहर नहीं निकल पाए। इससे पौध घर का तापमान जो है शीत ऋतु में भी कम नहीं होने से उसमें अधिक तापमान में वृद्धि करने वाले पौधे जो है आसानी से उगाए जा सकते हैं और पृथ्वी के वातावरण का जो तापमान बढ़ना भी इसी प्रकार से होता है। पृथ्वी का जो तापमान है वो इसी प्रकार से बढ़ता है और हमारी धरती जो है वो प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। हमारी जो धरती है वो प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ही ऊष्मा प्राप्त करती है और ये किरणें जो है वायुमंडल से गुजरते हुए धरती की सतह पर टकराती हैं,
और फिर परावर्तित द्वारा पुनः लौट जाती है। तो धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। धरती का जो वायुमंडल है वो कई गैसों से मिलकर बना है। इनमें से अधिकांश गैसें धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। जो अधिकांश जो गैसें हैं वो धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं और यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से का उस तरह से रोके रखता है जैसे कि ग्रीन हाउस से कांच की दीवारें। तो वायुमंडल के बढ़ते तापमान की तुलना इसलिए ग्रीन हाउस से की जाती है। अब ये हमें समझना है कि वायुमंडल के बढ़ते तापमान की जो तुलना है वो ग्रीन हाउस से की जाती है, क्योंकि पृथ्वी से परावर्तित सौर किरणों के लिए ये प्रदूषणकारी वायुमंडलीय गैसें ऊष्मारोधी दीवार की भूमिका निभाती हैं। दोबारा इसको हम समझेंगे। वायुमंडल के बढ़ते तापमान की तुलना इसलिए ग्रीन हाउस से की जाती है क्योंकि पृथ्वी से परावर्तित सौर किरणों के लिए ये प्रदूषणकारी वायुमंडलीय गैसें ऊष्मारोधी दीवार की जो है भूमिका निभाती हैं और एवं धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। इससे पृथ्वी एक गर्म गैस युक्त कमरे के समान हो जाती है। पृथ्वी किस प्रकार हो जाती है? एक गर्म गैस युक्त कमरे के समान हो जाती है और इस तरह की गैसों को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी एक गर्म गैस युक्त कमरे के समान हो जाती है और इस तरह की गैसों को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। और इनमें कौन कौन सी गैसें होती है हमें भी ध्यान रखना। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन गैसों के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान जो है निरंतर बढ़ता है और यही ग्लोबल वार्मिंग है। ये जो गैस हैं इनके परिणाम स्वरूप जो है पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अब आपका एक प्रश्न बनता है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? इसे आप तैयार करेंगे, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियाँ ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो कारण है वो मनुष्य की गतिविधियाँ हैं। अपने आप को इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझने वाला मनुष्य अनजाने में ही जानबूझकर अपने ही रहने के स्थान को जो है वो ख़त्म करने पर आमदा है। मनुष्य जनित इन गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। अब मनुष्य ने जो भी कार्य किए, जो भी विकास किया, उस विकास का परिणाम क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इन गैसों का आवरण घना होता जा रहा है और यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है। ये जो आवरण है, ये जो गैसों का आवरण है, ये क्या कर रहा है? सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है और जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। ये सूर्य के द्वारा जो परावर्तित की जाती किरणों को, उनको ये रोक रहा है। इससे क्या हो रहा है? धरती का तापमान बढ़ रहा है। वाहनों, हवाई जहाज़ों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों, इन सब के अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है। अब जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे वाहन हैं, हवाई जहाज़ हैं, बिजली बनाने के संयंत्र हैं,
उद्योग हैं, इनसे क्या होता है, निरंतर गैसों का उत्सर्जन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है। जंगलों की बड़ी संख्या में हो रहा विनाश। अब दूसरा कारण ये है कि जंगल काटे जा रहे हैं। जंगलों के विनाश इसका दूसरा कारण। और जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं। अब जंगलों को काटने का नुकसान क्या हुआ कि जंगल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी बेतहाशा कटाई से यह प्राकृतिक नियंत्रण भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। अब जंगल नहीं है तो ये किस प्रकार जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी एक और वजह भी है CFC है, जो रेफ्रिजरेटर और अग्निशामक यंत्रों इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे रेफ्रिजरेटर है, अग्निशामक यंत्र हैं, इनमें CFC गैस का प्रयोग किया जाता है। धरती के ऊपर बने प्राकृतिक आवरण जो हैं ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती हैं। अब ये जो CFC है ये क्या करती है कि ये ओजोन परत को नष्ट करने का काम करती है और ओजोन परत जो है वो सूर्य से निकलने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। अब देखिए, ओजोन जो परत है वो सूर्य से निकलने वाली जो घातक पराबैंगनी किरणें हैं उनको धरती पर आने से रोकती है। और वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि इस ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो चुका है और जिससे कि पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुँच रही हैं और इस तरह से उसे लगातार गर्म बना रही है। यह बढ़ते तापमान का ही नतीजा है कि ध्रुवों पर सदियों से जमी बर्फ़ भी पिघलने लगी और विकसित या विकासशील देशों का हर जगह बिजली की ज़रूरत जो है बढ़ती जा रही है और बिजली के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। इसलिए जलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को बढ़ा देती है और इसी का परिणाम होता है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने आता है।